हेलो डियर स्टूडेंट्स, A2 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकारों को पढ़ने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं। आपको इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पढ़कर ही आपका बहुत अच्छे से मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी प्लेलिस्ट है एक जीवन परिचय की, जिसे मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। इसी प्रकार से मैंने बहुत अच्छा कंटेंट लिया है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप मेरी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है अलंकार का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अलंकार की डेफिनेशन पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो डेफिनेशन है कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए इसे काव्य सौंदर्य के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, ये हो गई अलंकार की डेफिनेशन। इतना काफ़ी है और लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब है अलंकार के प्रकार। ठीक, तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। तो अलंकार के दो भेद इस प्रकार हैं। एक तो होता है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। समझिएगा, जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार होता है तब उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार अर्थालंकार की डेफिनेशन है कि जब यही चमत्कार शब्दों के अर्थ के द्वारा होता है तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? शब्दालंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये हो गए शब्दालंकार। और उपमा, ठीक, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये हो गए हमारे अर्थालंकार। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल अर्थालंकार अर्थात उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, कक्षा 10 में हम इन 3 अलंकारों का अध्ययन करने वाले हैं और कक्षा 12 के लिए अनुप्रास, यमक और श्लेष का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार है जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु उपमान से किसी समान गुण आदि के आधार पर समानता प्रकट की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब आपको ये डेफिनेशन तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। ठीक है, तो उपमेय और उपमान मैं बताता हूँ। देखो, जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वह उपमेय कहलाती है। ठीक है, जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं वह उपमेय कहलाती है और जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमान कहलाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जिस वस्तु से हम तुलना करेंगे वह वस्तु महान होती है, यानी उसमें कुछ अलग ही गुण होता है। तो महान से उपमान आप याद रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो सिंपल सा है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं और जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, तब इसका हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। अब यहाँ समझिए, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना दे रखा है। तो इसका अर्थ है कि जो सिय यानी सीता का जो मुख है वह चंद्र के समान है। इस पंक्ति में ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पे सिय यानी जो सीता हो गई वो क्या है, वह उपमेय है, क्योंकि उनकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं और चंद्रमा यहाँ उपमान है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण मैंने नीचे लिख दिया है। अगला पढ़ते हैं, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। ठीक है, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे कह रहा है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोला। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात है, जो पीपर पात है वह यहाँ पर उपमान है। ठीक है, और मन जो है वह उपमेय है, क्योंकि हम मन की तुलना पीपल के पत्ते से कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा अगर हम स्पष्टीकरण देख लें
स्पष्टीकरण में हम विशेष रूप से यही बताते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है तो क्यों है। तो उदाहरण का में हमें समझ में आ रहा है कि मुख की तुलना, सीता के मुख की तुलना जो सुंदर चंद्रमा से की गई है, तो यहाँ पे जो सी मुख है वह उपमेय है और चंद्रमा क्या है, उपमान है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है पहचान इसकी। हो सकता है आपको पंक्ति दे दी जाए और उसमें पूछे कि बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो उपमा अलंकार की बहुत ही सरल पहचान है। उपमा अलंकार में सम, सी, सरिस, समाना इत्यादि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इन शब्दों को याद रखिएगा। कौन कौन से शब्द हैं, सम, सी, सरिस और समाना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। इससे भी समझने की बात है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहां उपमेय एवं उपमान में कोई भिन्न नहीं होता है। ऐसा लगता है देखने में कि हम एक ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी भेद नहीं होता है। भेद क्या नहीं, कोई भी अंतर नहीं होता है, हमें दोनों समान ही लगते हैं, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमारा उदाहरण दे रखा है क चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है, अब समझिए, चरण कमल बंदव हरिराई यानी चरणों, जो चरण हैं वे कमल के समान है, बंदव हरिराई यानी जो हरि हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनके जो चरण हैं वह कमल के समान है और उनकी वंदना की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो चरण है वो क्या है, उपमेय है। चरण उपमेय है और कमल क्या है, उपमान है। तो चरण व कमल में यहाँ समानता दिखाई पड़ रही है। ठीक है, समानता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ चरण में जो कमल का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक, तो ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है बीती विवाहवरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। तो ये रूपक अलंकार का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। आप ऑब्जेक्ट टाइप में ये याद कर सकते हैं, वरना आपका एक एग्जाम्पल काफ़ी है। चरण कमल बंदव हरिराई, वह आसान भी आसानी से याद हो जाएगा। अब हम तीसरे अलंकार की बात करते हैं, जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमारा तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत ही आसान है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, अर्थात यहाँ केवल संभावना की जाती है। ठीक है, एक जैसा नहीं दिखता है लेकिन संभावना की जाती है केवल, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः मनु, मनहु, मानो, जनु, जानेहु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो, इस अलंकार को पहचानना बड़ा ही आसान है। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मनहु, मनहो, मानो, जनु, जानेहु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है, आप एक दो बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे कोई एग्जाम्पल मिला नहीं था, तो मैंने यही रख दिया था, जो कि मुझे औरों से सरल लगता है। तो है सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो अगर इसकी पहचान की बात करें तो यहाँ पे जो मनो शब्द आ गया है, इससे पहचान हो रही है कि यह क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण दे रखा है कि पीतपट से आतप प्रभात तथा सलोने गात में नीलमणि की संभावना व्यक्त की गई है और मनो शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्लास 10th का पूरा कर लिया है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब कक्षा 12 के जो आगे के अलंकार हैं वह अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बहुत ही आसान है। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहीं अनुप्रास अलंकार हो जाता है, अर्थात समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही सरल डेफिनेशन है और डेफिनेशन से ही समझ में आ जा रहा है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, अर्थात जहाँ समान वर्ण बार बार प्रयुक्त हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा।
उदाहरण से समझते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो आपने इसमें देखा कि जो त वर्ण है, उदाहरण का की बात कर रहा हूं मैं, जो ता वर्ण है की आवृत्ति यहाँ बहुत हुई है। ठीक है, कई बार आया है। देखो इसमें तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो इसमें सब में ता की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम। तो आप इसमें देख रहे हैं इस पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण में हम इस प्रकार लिखते थे। मैंने बताया ना स्पष्टीकरण में क्या लिखना होता है आपको। स्पष्टीकरण में ये लिखना होता है कि किस प्रकार आप प्रूव करेंगे कि अनुप्रास अलंकार है या किसी अन्य प्रकार का अलंकार है, वही लिख दिया जाता है। तो इन उदाहरणों में क्रमशः त व र वर्णों की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले अलंकार की बात करते हैं। हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। ये भी बहुत ही आसान है, इसे पहचानने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। हमें साफ साफ दिख रहा है। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। ठीक है, देखो ये मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हैं। जैसा मैंने लिखा है आपको सेम वैसा ही याद करना है, वही लिखना है और इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, अदर कहीं से नहीं देखना। हाँ, तो हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, हाँ, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो समझते हैं, कह रहे हैं यमक का अर्थ ही होता है युग्म या जोड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार कैसा हो, भिन्न हो। ठीक है, हर बार अर्थ उसका अलग हो, तो यहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसका मैंने बहुत ही अच्छा उदाहरण लिया जो आपको जल्दी याद हो जाएगा। मैंने भी यही याद किया था, बोर्ड में यही लिखा था। तो एग्जाम्पल है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ठीक, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो ये एग्जाम्पल है, मैं एक बार रिपीट करूंगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। आपको याद हो गया होगा, कितना सरल है। लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त उदाहरण में ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर जो दे रखा है शब्द समूह, वो 2 बार आया है। ठीक है, और इसके अर्थ भी अलग अलग है। पहला जो है ऊंचे महल, पहली बार जो आया ऊंचे घोर मंदिर, उसका अर्थ है ऊंचे महल। और जो दूसरी बार घोर मंदिर आया, ऊंचे घोर मंदिर, उसका अर्थ है गहरी अंधेरी कंदराएं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा हो तो हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। दूसरा है ऊधव जोग जोग हम नाही। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत ही छोटा है, वो भी सही है, आपको याद हो जाएगा। इसे समझते हैं। इसका स्पष्टीकरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि इस उदाहरण में जो जोग शब्द है, इसका तात्पर्य एक स्थान पर योग साधना तथा दूसरे स्थान पर योग्य होने से है। क्या कह रहे हैं, ऊधव जोग जोग हम नाही। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यमक अलंकार को समझ लिया है अच्छे से। आपको एज इट इज लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब हम दूसरे अलंकार की बात करते हैं, जो कि है श्लेष अलंकार। ये भी समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ शेष अलंकार होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसका मुझे एक ही उदाहरण मिला है जो कि सही है, बाकी और उदाहरण थे लेकिन वो कठिन था याद करना, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसका उदाहरण है चिरजीवो जोरी जुरै क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषभा अनुजा। सही से समझना है, को घटिए वृषभा अनुजा बेहलदर के वीर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की साथ समझते हैं। पहले ये कह रहे हैं चिरजीवों जोरी जुरै क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषभा अनुजा बेहलदर के वीर। तो स्पष्टीकरण हम इसका इस प्रकार दे सकते हैं कि यहाँ पर जो वृषभानुजा लिखा है और हलदर है, ये 2 शब्द हैं, इनमें श्लेष है। समझो कैसे। वृषभानुजा को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो वृषभानु प्लस जा, अर्थात वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। बताइए,
राधाई बाप का नाम वृषभानु, तो वही लिखा है वृषभानु प्लस जा, अर्थात वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। ठीक है, अब इसी वृषभानु जा को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, वृषभ प्लस अनुजा। अब वृषभ मीस आप जानते हैं, वृषभ मीस क्या होता है, वृषभ का मतलब होता है बैल, और प्लस अनुजा का मतलब होता है बहन, बैल की बहन अर्थात गाय। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृषभानुजा जो शब्द है इसमें श्लेष है, और श्लेष इसमें एक जगह और है हलधर में। ठीक है, दो जगह श्लेष है इसमें, हलधर में भी श्लेष दे रखा है। कैसे, हलधर, हलधर का मतलब यहाँ पे एक बलराम भी है। ठीक, और हल को धारण करने वाला बैल, उसे भी हलधर बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ दो शब्दों में श्लेष था, तो ये एग्जाम्पल मुझे ज़्यादा उचित लगता है। ठीक है, आसान भी है याद करना। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा बेहलधर के वीर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही अच्छे हैं, और जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वह उचित है। आप इसे लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो मैंने पढ़ाया है कंटेंट, उसकी जो PDF है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और नोट करके आराम से इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करके एज इट इज़ लिखकर फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।